हम फिल्म का माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे। हमने फिल्म का माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमको पता लगा कि फिल्म के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टिल पिक्चर्स हैं, फ्रेम्स हैं। अगर 2 घंटे की फिल्म है तो 1,72,800 फ्रेम है। ये फाइनाइट है, इनको गिना जा सकता है, ये कोई इनफाइनाइट नहीं है। और जब फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया जाता है तो उसके एक एक फ्रेम को सजाया संवारा जाता है, जिसको डीआई कहते हैं। तो ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो स्ट्रक्चर है। और जो 24 फ्रेम मिलकर जब पहला सेकंड खड़ा होता है तो फिल्म का टाइम के अंदर मूवमेंट चालू होता है, एंड फिल्म बिकम्स द टेम्पोरल आर्ट विच इट इज। उसके अंदर स्पेशल आर्ट, SPATIAL, स्पेस से जुड़ी हुई जो आर्ट्स हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, उनको स्पेशल आर्ट कहा जाता है, स्पेस से जुड़ी हुई। तो फिल्म के अंदर जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो स्पेशल आर्ट है, और जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है, जो मैक्रो स्ट्रक्चर है, वो टेम्पोरल आर्ट है। तो फिल्म के पहले सेकंड से फिल्म का मैक्रो स्ट्रक्चर चालू हो गया, और उसके साथ में मूवमेंट चालू हो गया। जो फिल्म, जो पिक्चर एक खड़ी हुई थी वो चलने लग गई, और चलते ही वो उसमें जीवन आ गया, वो जीवंत हो गई। और इसके द्वारा कैमरा मूवमेंट चालू हुए। कैमरा मूवमेंट ने दर्शक को जो दृश्य है उसके अंदर और अधिक इन्वॉल्व करना चालू किया। साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हुआ, साथ में साउंड इफेक्ट्स चालू हुए, साउंड डिजाइन चालू हुआ। साउंड डिजाइन और ये जो टेकिंग्स के जो मूवमेंट्स हैं, ये सब ऑडियंस के रिस्पॉन्स को गाइड कर रहे हैं, which is essentially what डायरेक्शन इज ऑल अबाउट। अब हम आते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, विच इज द नैरेटिव स्ट्रक्चर। द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म, विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्क्रीन प्ले। ये स्क्रीन प्ले शब्द कहाँ से आया? इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, स्क्रीन और दूसरा शब्द है प्ले। प्ले बोलते हैं इंग्लिश में नाटक को। जो ड्रामा होता है उसका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव पर्यायवाची है प्ले। तो अब प्ले रिटन फॉर स्क्रीन, जब ये सिनेमा इवॉल्व हो रहा था, और एडविन एस पोर्टर, D.W. ग्रिफिथ, ये सब जब 19वीं 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ये सारी कार्यवाहियां हो रही थी, तब ये शब्द कॉइन हुआ होगा, स्क्रीन प्ले। क्योंकि स्क्रीन एक नई चीज थी और प्ले एक हमारे, हमको पहले से पता था। हमने दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया, स्क्रीन प्ले, जो आज भी यूज होता है। तो ये जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है, सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि स्क्रीन प्ले बेशक लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसी ना किसी भाषा में लिखा हुआ है, और फिल्म की जो भाषा है उस भाषा में उसके संवाद लिखे जाएंगे। लेकिन ये जो स्क्रीन प्ले है, ये कोई लिटरेचर का पीस नहीं है, इन दैट सेंस कि इसके अंदर सिर्फ वही लिखा जाना चाहिए जो या तो कैमरे से अथवा माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया जा सके। ये गांठ में बांध लेने जैसी बात है। स्क्रीन प्ले शुड ओनली कंटेन दैट, only that should be written in the screenplay, which can either be recorded by the camera or by the microphone। अगर मैं स्क्रीन प्ले में किसी भी पात्र की मानसिक दशा के ऊपर पन्ने दर पन्ने लिख डालूंगा कि उसके मन में क्या घटित हो रहा है, तो मैं अभिनेता को कितना ही समझाऊं कि तुम्हारे मन में ये घटित हो रहा है, और कैमरा उसके सामने रख दिया जाए, लेकिन फिर भी दर्शक की समझ में नहीं आएगा कि उसके मन में क्या घटित हो रहा है। और जब अगर वही कि वही, अगर मैं लिखूं वो बौखलाहट से भरा हुआ है, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बौखलाहट में
किसी चीज को टकरा जाएगा, किसी को जो भी कुछ ऐसा एक्शन करेगा बौखलाहट में जो एक्सटर्नल होएगा, उसको जिसको कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। तो सिनेमा इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ वर्क्स। और एक और बहुत रोचक बात है सिनेमा के बारे में कि सिनेमा ऑलवेज हैपेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। आवारा बेशक 1950 में शूट हुई, 1951 में रिलीज हुई, लेकिन आज भी जब आप आवारा को चलाएंगे तो वो जो घटित होएगी वो वर्तमान में घटित होएगी। राज कपूर चलकर आएगा, नरगिस नाचेंगी, और इस तरीके से जो पृथ्वीराज कपूर संवाद बोलेंगे, तो जो कुछ भी घटित होएगा वो प्रेजेंट टेंस में घटित होएगा। सो स्क्रीन प्ले इज नॉवल इज अ रिपोर्टेड स्पीच। नॉवल के अंदर जब आप लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, इस मोस्टली द नॉवेलिस्ट इज नैरेटिंग and the language that he is using is reported speech. Whereas in cinema, cinema is a present speech, present tense में है। तो जब भी अगर हम स्क्रीन पे लिखेंगे वो आता है, वो खड़ा होता है, वो बोलता है, we have to always talk in the present tense. Now, in order to understand the narrative structure or the screenplay, it will be easier if we do it with reference to a film. सबसे पहले तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा ये कागज का टुकड़ा, ये समझो ये फिल्म की पूरी लंबाई है। यहाँ से फिल्म शुरू हो रही है और यहाँ पे फिल्म खत्म हो रही है। 120 मिनट की ये फिल्म है। ये हम समझने के लिए ऐसा समझते हैं। 130 मिनट की होगी तो रेशियो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, 140 मिनट होगी तो उसी हिसाब से रेशियो चेंज हो जाएगा। तो उस पे हमको बॉदर्ड नहीं होना है। ये हमारी समझिए यहाँ पे 0000 है और यहाँ पे आके 120 मिनट्स खत्म होते हैं। तो अगर हम इसको दो में डिवाइड कर दें, ये जो मिड पॉइंट है, दिस इज द इंटरवल पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है, इट इज द इंटरवल पॉइंट। और अगर हम इसको भी और इसको भी ऐसे करके मोड़ दें, तो ये जो है यहाँ 00 से चालू हुई फिल्म और ये जो पहला मोड़ है, ये इसका 30वां मिनट है। और ये जो है ये 30 मिनट पहले से है। यानी कि अगर 120 मिनट की फिल्म है तो उसमें से 30 मिनट कम पे ये वाला पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये पहले 30 मिनट के आसपास का पॉइंट है। तो इससे हमको समझना है सिनेमा इज अ टेम्पोरल स्ट्रक्चर। सिनेमा टाइम के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक सीन है। व्हाट इज अ सीन? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ सीन। तो सीन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस रिकॉल अ सीन। तो सीन चालू होता है, कितने आदमी थे? तो बोलता है दो सरकार। वो बोलता है दो सरकार, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी आ गए खाली हाथ, क्या सोच के आए थे? गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे ओ सांबा, सरकार कितना इनाम रखी है हमारे सर पर? वो पहाड़ी पे से बोलता है पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और तुम जब रात को बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। और तुम गब्बर का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए, ये कर दिए वो कर दिए। फिर वो चीखता है और तुमको सजा मिलेगी, ये होएगा वो होएगा। और फिर वो पिस्टल हिलाता है और पिस्टल से बच जाते हैं। सब लोग हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हंसते फिर वो गोली चलाता है, तीन लोग मरते हैं। फिर वो बोलता है कब है होली? होली है कब? और वहां पे कट लगता है, वी कट टू होली। तो यहाँ तक जो घटित हुआ ये एक सीन है। सीन की क्या खासियत है कि सीन के अंदर टाइम और स्पेस दोनों के दोनों अनइंटरप्टेड हैं। यानी कि जो शुरुआती फिल्में हैं जो एक शॉट में शूट हुई हैं, उनके अंदर भी जो टाइम और स्पेस है वो अनइंटरप्टेड है। लेकिन आज के टाइम पे एक सीन के अंदर बहुत सारे कट्स लगते हैं, कई सारे शॉट्स को मिला के एक सीन बनता है। तो वो जो कट्स लगते हैं उनके अंदर सबका ऑटोनोमस टाइम होता है, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द टाइम ऑफ द सीन। वो सीन के टाइम का हिस्सा होते हैं और वही सीन की स्पेस को वो अलग अलग एंगल से अलग अलग मूवमेंट से कवर कर रहे होते हैं। सो लेट्स कम डाउन टू द सीन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्क्रीन प्ले इज अ सीन।
और सीन को अनफोल्ड होने के अंदर एक टाइम चाहिए। जैसे वो जेलर आता है, संजीव कुमार उसको समझाता है, या वो जय और वीरू सिक्का उछालते हैं, ट्रेन का सीन है। तो एक सीन सीन के अंदर टाइम और स्पेस इंटैक्ट रहती है, और कई सारे सीन जोड़ के एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, एक स्क्रीन प्ले तैयार होता है। तो ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। और सिनेमा इज अ टेम्पोरल स्ट्रक्चर। इसके लिए हमारे पास में कोई ऐसी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए फिल्म बनाते हुए, क्योंकि फिल्म बनाते हुए हम बहक सकते हैं जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके अंदर। तो हमारे पास में एक एरियल व्यू होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको समझाया। इस पे मैं वापस लौट के आऊंगा। ये बहुत ही कीमती अंडरस्टैंडिंग है सिनेमा की। तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं विद रेफरेंस टू अ लेजेंडरी फिल्म कॉल्ड दीवार। दीवार फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार के तौर पे स्टैब्लिश किया 1975 में। और आज इस पिक्चर को रिलीज होके समझिए पूरे के पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं। हाफ अ सेंचुरी इज ओवर, and in order to understand the structure of a screenplay, we are using दीवार as a reference, because बॉलीवुड में सलीम जावेद से बेहतरीन राइटर राइटर तो पंडित मुखराम शर्मा उनसे पहले बहुत कामयाब राइटर हुए, लेकिन सलीम जावेद की जो राइटिंग है वो हॉलीवुड की फिल्मों से बहुत प्रभावित है, वेस्टर्न नॉवेल से बहुत प्रभावित है। और इन दोनों चीजों से प्रभावित होकर जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है फिल्म का, वो उनका बहुत ज्यादा मेल खाता है जो वेस्टर्न हॉलीवुड का जो कॉन्सेप्ट है टेम्पोरल। तो इसीलिए हम दीवार को अंडरस्टैंड करते हैं। दीवार 166 मिनट की, 2 घंटे 46 मिनट की एक फिल्म है। यानी कि यहाँ से शुरू होती है 00 से, और यहाँ वो जाती है 166 मिनट्स तक। 2 घंटे 46 मिनट में होते हैं 146 मिनट। 146, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 146 है। तो इसका ये जो पॉइंट है पहला वाला जो मैंने टर्न किया हुआ है, ये आना चाहिए 42 मिनट के ऊपर। और ये जो वाला पॉइंट है ये आना चाहिए 124th मिनट के ऊपर। और जब मैंने दीवार फिल्म देखी और स्टडी किया इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए, तो मैं चकित रह गया कि ऐसा का ऐसा ही है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा का कैसा है और क्या है और क्यों है। ये स्क्रीन प्ले चालू होता है यहाँ से, और ये जो पहला हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेटअप। क्या बोलते हैं? सेटअप। सेटअप के अंदर क्या होता है कि दर्शक को समझाया जाता है कि यह कहानी कहाँ पे घटित हो रही है, किस पात्र की कहानी है, किन पात्रों की कहानी है, उन पात्रों में कौन प्रमुख पात्र है, पात्रों का आपस में क्या अंतर संबंध है। और फिल्म की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फिल्म की जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, उसका बीज जो है वो उस सेटअप के अंदर वो एक्सपोज कर दिया जाता है। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचती है फिल्म, दिस इज कॉल्ड द प्लॉट पॉइंट वन। जो दीवार का प्लॉट पॉइंट वन है वो है 42nd मिनट पे, जब विजय जो काम करता है कुली का, और वो हफ्ता देने से इनकार करता है। यहाँ तक जो है पिक्चर वो बिल्कुल एक चल रही है, एक लाइन में चल रही है, कॉज इफेक्ट के अंदर चल रही है। एक मिल मालिक एक ट्रेड यूनियन लीडर की फैमिली को किडनैप कर लेता है, उससे जो भी है लिखवा लेता है, वो भाग जाता है, बदनाम हो जाता है, उसके बेटे के हाथ पे लिख देते हैं मेरा बाप चोर है। माँ अपने दोनों बच्चों को लेके बम्बई आ जाती है, वहां पे काम करना चालू करती है मजदूर की, वहां पे ह्यूमिलिएट होती है। एक एक भाई को पढ़ने का शौक है तो बड़ा भाई भी जूता पॉलिश करना चालू करता है, वो मंदिर में एंटर नहीं करता। माँ और जो छोटा वाला भाई है और माँ वो मंदिर में जाते हैं, बड़ा भाई बाहर बैठा रहता है और काम करता है। इस तरह से कहानी है, कॉज इफेक्ट कॉज। कुछ यहाँ पे रिटेलिएशन नहीं है। यहाँ पे पहली बार वो रिटेलिएशन है कि वो विजय बोलता है कि अगले हफ्ते मैं भी नहीं, और वो उसको मारता है, वो सावंत के आदमी को, और उससे खलबली मच जाती है। और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस जहाँ उसके आदमी उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो गोडाउन में जाता है,
and the famous go down fight. We remember Diwar as an action film, but we will be surprised to know that अपार्ट फ्रॉम दिस वेयर हाउस सीक्वेंस और एक और ऐसा ही सीन है जिसमें बिना किसी पिस्टल के शशि कपूर जाते हैं सेकंड हाफ में, और टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स जब एक भाई दूसरे के पीछे भागता है। इन छोटे छोटे सीक्वेंसेस के अलावा, लेकिन वेरी इफेक्टिव सीक्वेंसेस, इसके अलावा फिल्म के अंदर ऐसा कोई एक्शन नहीं है जैसे कि आजकल रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में होता है। हालांकि इस पिक्चर को जो जॉनर के हिसाब से कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्राइम थ्रिलर, एक्शन थ्रिलर, लेकिन इसमें एक्शन इतना कम है। दिस इज अ ड्रामेटिक फिल्म और इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर। इसका जो सेटअप है ये परफेक्ट है। प्लॉट पॉइंट वन है जहाँ पे विजय कुली से एक अंडरवर्ल्ड में एंट्री लेता है, डावर के आदमी उसको लेके जाते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे प्लॉट पॉइंट तक फिल्म का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कॉन्फ्रंटेशन। इस सेगमेंट को बोला जाता है फिल्म इज अ थ्री एक्ट स्ट्रक्चर। द फर्स्ट एक्ट is called the setup, the second act is called the confrontation, and the third act is called the resolution. Resolution का जो लास्ट सीन होता है वो क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए भी एक मोमेंटम की जरूरत होती है। इसको हम एक एरोप्लेन की फ्लाइट से मैच कर सकते हैं कि पहले प्लेन जो है वो दौड़ता है रनवे के ऊपर और यहाँ प्लॉट पॉइंट पर टेक ऑफ करता है, असेंड करता है, फिर वो एक हाइट पकड़ के उस पर रन करता है, फिर फाइनली द क्लाइमैक्स इज द डेस्टिनेशन। बट इन ऑर्डर टू रीच द क्लाइमैक्स, प्लेन आहिस्ते से डिसेंड करना चालू करता है प्लॉट पॉइंट वन से, और फिर वहां पे टच करता है और फिर रन करता है, वहां जाके स्टॉप होता है। तो अच्छा पायलट वो होता है जो प्लेन का टेक ऑफ अच्छा करे, प्लेन की जो फ्लाइट है वो कंफर्टेबल करे, और सबसे बड़ी बात है जो डिसेंट है और जो लैंडिंग है वो जितनी कंफर्टेबल होए। तो एक अच्छे डायरेक्टर की, एक अच्छे स्क्रीन प्ले की यही पहचान होती है कि उसके अंदर फिल्म का टेक ऑफ और फिल्म की लैंडिंग ऐसी होती है कि दर्शक उसको उसमें आनंद आता है। तो दीवार फिल्म दीवार फिल्म ये सारे के सारे मानदंड, संवादों के अलावा, और फिल्म जब खत्म होती है, जब दीवार पिक्चर खत्म होती है, तो वो कौन सा वो मैसेज है, वो कौन सा वो कौन सी थीम है, वो कौन सा प्रमाइज है, प्लॉट प्रमाइज है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी हिट है। तो वो प्रमाइज है, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी धरती पर कदमों के तले तेरे, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। एक कितने आश्चर्य की बात है कि एक क्राइम थ्रिलर है, अंडरवर्ल्ड है, पुलिस है, गोलियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिल्म जो है एक इमोशनल फिल्म है। इट्स एसेंशियली अ फैमिली ड्रामा। और उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है इसकी, लेट्स फॉरगेट अबाउट द स्टारडम ऑफ द एक्टर्स प्लेइंग द वेरियस रोल। जस्ट एज इन शोले द प्रोटैगनिस्ट इज ठाकुर बलदेव सिंह, सिमिलरली दीवार के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो निरूपा रॉय है जो माँ का रोल कर रही हैं। शी जितने भी पिक्चर के अंदर ड्रामा है, जितना भी अपहीवल है, वो उनके भीतर घटित हो रहा है। जब वो अपने बेटे से पूछती हैं कि जिसने तेरे बाप को धोखा दिया वो मिल मालिक, वो तेरा क्या लगता था, जिसने तेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है वो तेरा क्या लगता था, जिसने मेरे ऊपर गलत निगाह से देखा वो तेरा क्या लगता था, कुछ नहीं लगता था, पर तू तो मेरा बेटा लगता था, तूने मेरे माथे पे लिख दिया कि मेरा बेटा एक अपराधी है, एक स्मगलर है। तो ये जो माँ का किरदार है यही फिल्म की हाईलाइट है। जो फिल्म एंड होती है तो विजय अपनी माँ की गोदी में दम तोड़ते हैं। इट इज अ वेरी वेरी डीप सबकॉन्शियस मोमेंट ऑफ द व्हाट द साइकोलॉजिस्ट कॉल द रिटर्न टू द वूम। हम सारी जिंदगी जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमको ना खाने की, ना पीने की, ना भाड़े की, ना किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती। हम आनंद से 9 महीने उस वहां पे रहते हैं
तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम रोते हैं, क्योंकि क्योंकि हमको सबकॉन्शियसली पता है कि अभी हमारा स्ट्रगल चालू हो गया। तो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू रिटर्न टू द womb, and that return to the womb we see in the last scene of Diwar, when a brother who's been shot by his own sibling, he breathes his last in the lap of his mother and under the shadow of Lord Shiva. तो जो लाइनें हैं कि इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, मदर बिकम्स द गॉडेस हरसेल्फ, द गॉड हरसेल्फ, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, और माँ को ज्यादातर लोग अम्मा कह के बुलाते हैं, और ब्रह्मा और अम्मा कितने सिमिलर हैं। तो इस कहानी का ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि शैतान को किसने पैदा किया, शैतान को किसने, और बहुत सारे धर्म इसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मा, सब कुछ एक ही से निकल के आया है, संत भी वहीं से निकल के आया है, शैतान भी वहीं से निकल के आया है। एंड दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज अ ग्रोइंग यूनिवर्स, गॉड इज ऑल्सो ग्रोइंग, रेक्टिफाइंग हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हूसोएवर। तो उसने क्या किया कि एक ही माँ के गर्भ से रवि भी पैदा होता है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसी माँ के गर्भ से एक अपराधी भी पैदा होता है, लेकिन उसके अपराधी होने के कारण है, लेकिन माँ उसको माफ नहीं कर सकती, बिकॉज मदर इज द अपकीपर ऑफ द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन मदर इंडिया, एंड दीवार इज अ ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया एंड गंगा जमुना। वेरी वेल डन, थ्री cheers to Salim Javed, very good script. I hope you like the episode. Keep watching Cinemaya.